अध्याय 45 लोट्स तालाब पर कमला वर्ग का जमावड़ा। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। जब ली हुआन ने उत्परिवर्तित कंगाल चिंटी को तेज गति से पानी में रेंगते देखा तो वह अचंभित हो गया। लुओ हुआन ने कमल के बीज बमबारी का दूसरे चरण में तेजी से विकास किया, लेकिन बुद्ध हॉट लोट्स ने कमल के बीज बमबारी का संचालन किया। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा भले ही वह दूसरे साल्वों को चकमा दे सके, लेकिन उसके मूल तत्व ऊर्जा तत्परता के गुणों के साथ उसके मूल तत्व ऊर्जा कौशल के निरंतर उपयोग का शायद ही समर्थन कर सके। अगर वह कमल तालाब में उतरेगा तो भी वह मर जाएगा। अचानक बैंक से आवाज उठाई गई, लुओ हुआन, उस चींटी की पीठ पर कूदो। लुओ हुआन को पता नहीं था कि कौन बोल रहा है, न ही वह इस पर कार्रवाई कर सका। उसने खून के रंग के कमल के टुकड़े के एक बड़े हिस्से से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बीज ऐसा भी था जिससे वह पूरी तरह से बच नहीं सका। वह बस अपने दांतों के टुकड़े और अपनी तलवारों से रोक सकता था। हालांकि उसे पता था कि यह क्रिया निरर्थक थी। रक्त रंग का कमल का बीज उसकी अधूरी तलवारों से फूटता है, जिससे वह खून से लथपथ हो जाती है। फिर भी उसने अपने जीवित रहने की प्रवृत्ति के कारण ऐसा चुना। इससे पहले कि उसकी खून की तलवारों के रंग के कमल के बीज पर लगे, लुओ जुवान ने अचानक अपने ऊपर एक खून के रंग की चमकती झलक दिखाई। एक विशाल भयानक चींटी उसके ऊपर से आखिरी बार कमल के बीज से जा टकराई थी। खून के रंग का कमल का बीज चींटी के सिर पर फूट गया और उसकी सामग्री खराब हो गई। हालांकि प्रदर्शन वाली चींटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पानी की सतह से उतरा और उसने अपने 6 पंजों को तेजी से चलाना शुरू कर दिया और लुओ हुआन की ओर रेंगने लगा। लुओ जुवान ने यह संकेत दिया कि चिंता उस पर हमला करने वाली है। हालांकि आवाज को याद करने पर और कैसे चिंटी ने बीज को ब्लॉक कर दिया था, उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा था। वह कमल के पत्ते पर तृप्ति और उत्परिवर्तित कंगाल चिंटी की पीठ पर कूद गया। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी पानी की सतह पर तेजी से रेंगती रही, लुओ जुवान की उछल कूद से कहीं अधिक तेज। जब तक बुद्ध हॉट लोट्स ने अपना तीसरा साल्वो बनाया, तब तक चिंटी उसकी पहुंच से बाहर निकल गई थी। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी तट पर ढलान और झोउ वेन के सामने रुक गया। लुओ हुआन चिंटी की पृथ्वी से कूद गया। खैर ही वह गूंगा होता है, उसने बताया था कि उत्परिवर्तित कंगाल चिंटी झोउ वेन का दोस्त जानवर था। जो चिल्लाया था वह संभवतः झोउ वेन था। मेरा नाम लुओ हुआन है। मैं अपनी जान का परमाणु हथियार सहित भुगतान किया गया। मैं आपका नाम जान सकता हूँ, लुओ हुआन ने कहा। मैं जो वेन हूँ वह ली हुआन है। हम सहपाठी हैं। ये कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे दिल पर मत लो, झोउ वेन ने कठिनाई से कहा। झोउ वेन, तुम मुझे याद रखोगे। वह आदमी पहले से ही इतनी ही पिछड़ी स्थिति में है, लेकिन वह अभी भी वही दिखता है। उन्होंने कहा। ली जुवान लुओ जुवान को ध्यान न दें, लेकिन कुछ ही क्षण बाद ली हुआन फिर से खुश हो गई। वह मुस्कुराया। सफेद पंखों वाले उड़ने वाले घोड़े के बिना आइए देखें कि वह भविष्य में स्कूल में कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता है। झोउ वेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने कमल तालाब के बीच में विशाल बुद्ध हृदय कमल का आकार ले लिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक पौराणिक मंचायामी प्राणी था। झोउ वेन, ये कंकाल चींटी काफी प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि यह बुद्ध हॉट लोट्स की दास्ता है। आप इसे क्यों नहीं भेजते और उस बुद्ध हृदय कमल को नष्ट करने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि आप सफल होते हैं तो आपको कुछ अच्छा भी मिल सकता है, ली हुआन ने इसे देखते हुए कहा। रहने भी दो, वह बुद्ध हृदय कमल विचित्र है। मेरे पास केवल यही साथी जानवर है। ये सबसे अच्छा है कि मैं जोखिम न लूं। झोउ वेन ने भूमिगत बुद्ध सिटी कालकोठरी को पीसने के लिए लौटने की योजना बनाई। खेल में उसके साथी जानवर को वास्तविक जीवन के विपरीत पुनर्जीवित किया जा सकता है। यहाँ उन्हें इतना बड़ा जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप हर चीज में अच्छे हैं सिवाय इसके कि आप में एक युवा व्यक्ति की भावना और उत्साह की कमी है। इसमें डरने की क्या बात है? ये केवल एक साथी जानवर है। आप भविष्य में एक और प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अभी उस अजीब बुद्ध हृदय कमल को मार सकते हैं, तो कौन जानता है कि कोई विशेष साथी जानवर गिर जाएगा या नहीं। क्या आप इस तरह से हत्या नहीं करेंगे? ली जुवान ने निराशा में टिप्पणी की। मुझे सट्टेबाजी पसंद नहीं है। झोउ वेन ने अपना सिर हिलाया और वापस चला गया। ली जुवान केवल असहाय होकर झोउ वेन का पीछा करके वापस जा सकती थी। उनके लिए 2 प्रवेश पास प्राप्त करना आसान नहीं था, और अब वे भूमिगत बुद्ध शहर में आने के बाद एक भी आयामी प्राणी को मारे बिना वापस लौट रहे थे। हम उस विचित्र जगह पर क्यों नहीं जाते जहां हर कोई रहस्यमय तरीके से मर जाता है? ली हुआन ने सुझाव दिया क्योंकि वह खाली हाथ जाने को तैयार नहीं था। आपकी सुरक्षा के लिए एक महान साथी जानवर है। मैं नहीं।
इसके अलावा मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहता। झो वेन बिना पीछे मुड़े चला गया। आप में साहस की कोई भावना नहीं है। झो वेन के साथ अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी छोड़ने से पहले ली हुआन ने कंधे उचकाए। ली हुआन पूरे रास्ते बड़बड़ाती रही कि झो वेन कितना डरपोक है, लेकिन झो वेन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ली हुआन के स्थान पर लौटने के बाद वह सीधे अपने कमरे में गए और अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी कालकोठरी का शुभारंभ किया। जब रक्त रंग का अवतार प्रवेश किया तो यह वैसा ही लग रहा था जैसा झो वेन ने अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में देखा था। इसके बाद उन्होंने ली जुबान के मानचित्र का उपयोग किया और खेल में कमल तालाब को खोजने के लिए इसका उपयोग किया। वास्तविकता के विपरीत, जहां किनारे के पास बुद्ध हृदय कमल को छात्रों द्वारा साफ कर दिया गया था, केवल बुद्ध हृदय कमल को कमल तालाब के अंदर छोड़ दिया गया था। खेल तालाब के पार हर जगह बुद्ध हृदय कमल से भरा हुआ था। हालांकि वहां कोई विशाल बुद्ध हृदय कमल नहीं था। रक्त रंग के अवतार को मरने से रोकने के लिए झो वेन ने उसे कमल तालाब में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने उत्परिवर्तित कंकाल चींटी को बुलाया और उसे किनारे के पास स्थित बुद्ध हृदय कमल की ओर दौड़ने के लिए कहा। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी के नुकीले सामने के पंजों ने हरे कमल के बीजों को काट दिया, जो बाहर निकल आए, और उन्होंने बुद्ध हृदय कमल को काटने में कोई संकोच नहीं किया। मारे गए नश्वर आयामी प्राणी बुद्ध हृदय कमल सिस्टम की अधिसूचना दिखाई दी, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा। झो वेन ने उत्परिवर्तित कंकाल चींटी को कमल तालाब में घुसने का आदेश दिया और जो भी बुद्ध हृदय कमल उसने देखा उसे काट दिया। 30 से अधिक बुद्ध हृदय कमलों को मारने के बाद अंततः एक आयामी क्रिस्टल गिर गया। हालांकि झो वेन को एहसास हुआ कि ये 2 के मूल्य वाला एक संविधान क्रिस्टल था। इसका उपयोग केवल उसकी खर्च की गई मौलिक ऊर्जा में से कुछ की भरपाई के लिए किया जा सकता था। जब झो वेन बिना सोचे समझे बुद्धा हॉट लोट्स को मार रहा था तो विशालकाय बुद्धा हॉट लोट्स की उपस्थिति की खबर सनसेट कॉलेज में फैल गई थी। कई छात्र जो स्कूल की छुट्टी के दौरान परिसर से बाहर नहीं निकले थे, जब उन्होंने सुना तो वे कमल तालाब की ओर दौड़ पड़े। शक्तिशाली पौराणिक मंच के छात्रों की कोई कमी नहीं थी। हर कोई गगनचुंबी बुद्ध हृदय कमल को मार डालना चाहता था। जब एक महान मंच के छात्र ने बुद्ध हॉट लोट्स को हवा से मारने के लिए एक प्रसिद्ध सुनहरी आंखों वाले कोंडोर साथी जानवर को छोड़ा, सभी को आश्चर्य हुआ जब इसे गिरा दिया गया। वह तालाब में गिरते गिरते बचा और उसके लगभग सारे पंख झड़ गए। शुक्र है, गोल्डन आइट कोंडोर के मालिक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे जल्दी वापस कर दिया। हालांकि ये बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग पाया। इसे पूर्ण पुनर्प्राप्ति प्राप्त कराना आसान नहीं था। कई महान मंच के छात्रों ने विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन ज्यादा प्रगति करने में असफल रहे। आखिरकार उड़ने में सक्षम साथी जानवर अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और कमल तालाब जैसी जगह के साथ इंसानों ने इसे अपने साथी जानवरों को सौंपकर स्वयं ये काम करने की हिम्मत भी नहीं की। अध्याय 46 छोटा बुद्ध मंदिर। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। डिंग। खेल के अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी कालकोठरी में झो वेन ने बुद्ध हॉट लोट्स क्रिस्टल गिरने से पहले अनगिनत बुद्ध हॉट लोट्स को मार डाला। वह कुछ हद तक निराश था। पूरी रात पीसने में बिताने के बाद सुबह होने के साथ एक भी बुद्ध हॉट लोट्स कंपेनियन अंडा नहीं गिरा था। उनके द्वारा प्राप्त आयामी क्रिस्टल बेकार थे, केवल बुद्ध हॉट लोट्स क्रिस्टल ही कुछ उपयोगी था। ली जुबान ने झो वेन को यह नहीं बताया था कि बुद्ध हॉट लोट्स के पास क्या मौलिक ऊर्जा कौशल है। हालांकि इससे निकले कमल के बीजों से ये संभवतः एक प्रक्षेप्य प्रकार की प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल थी। नश्वर चरण प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल्स में मूल रूप से अपनी प्राइमर्डियल एनर्जी को बाहर की ओर प्रोजेक्ट करने की क्षमता नहीं थी। पौराणिक स्तर पर भी यह एक छोटी संख्या तक ही सीमित था। यहां तक कि प्रक्षेप्य प्रकार के प्राइमर्डियल एनर्जी कौशल के लिए नश्वर चरण में केवल भौतिक प्रक्षेप्य का उपयोग किया जा सकता है। मौलिक ऊर्जा को प्रक्षेप्य में संघनित करने का कोई तरीका नहीं था। झो वेन ने सीधे बुद्ध हॉट लोट्स क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया और तुरंत एक अजीब शक्ति उसके फोन से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बुद्ध हॉट लोट्स क्रिस्टल की शक्ति उनके द्वारा पहले अवशोषित किए गए क्रिस्टल से भिन्न थी। इसका बल बेहद हल्का था, जैसे झरने का गर्म पानी उसके शरीर को भर रहा हो। यह उसके हृदय में प्रवेश करने से पहले धीरे धीरे उसके शरीर से होकर प्रवाहित हुआ। इसने उसके हृदय को मजबूत कर दिया, जिससे वह अधिक ताकत से धड़कने लगा। अवशोषित बुद्ध हृदय कमल क्रिस्टल प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल हॉट मेडिटेशन रैंक 7 प्राप्त किया। झो वेन ने हॉट मेडिटेशन का उपयोग करने की कोशिश की और पाया कि उसके हृदय से उसके शरीर के हर कोने में एक गर्म धारा प्रवाहित हो रही है। उसे गर्मजोशी और रोएंदार एहसास देने के अलावा और कुछ नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली हुआन ने केवल ये कहा कि बुद्ध हॉट लोट्स कंपेनियन जानवर अद्भुत हैं, लेकिन उन्होंने बुद्ध हॉट लोट्स की मौलिक ऊर्जा कौशल का उल्लेख नहीं किया।
ये सचमुच बेकार है। झोऊ वेन को कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उन्होंने उत्परिवर्तित कंकाल चींटी को बुद्ध हृदय कमल को मारने का आदेश देना जारी रखा। जब वह उन्हें मारने में बहुत मजा कर रहा था, तभी उसे अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। पास के तालाब का पानी सैकड़ों फीट ऊंचा उगल रहा था, जैसे एक विशाल बुद्ध हृदय कमल जिसकी पंखुड़ियां बैठे हुए बुद्ध की थीं, पानी से बाहर निकली। इससे पहले कि उत्परिवर्तित कंकाल चींटी प्रतिक्रिया कर पाती, रक्त रंग के बुद्ध हॉट लोट्स ने उस पर 10 से अधिक रक्त रंग के कमल के बीज निकाल दिए थे। ये जानते हुए कि उत्परिवर्तित कंकाल चींटी जंग से डरती नहीं थी, झोऊ वेन ने उसे बीजों की धार के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब उन्होंने उत्परिवर्तित कंकाल चींटी पर हमला किया तो उन्होंने विस्फोट कर दिया, जिससे उसके भीतर का खून निकल गया। वे इसके पूरे हिस्से में हर जगह बह गए लेकिन कोई नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी रक्त रंग वाले बुद्ध हृदय कमल की ओर बढ़ी और जब वह लगभग 6 मीटर दूर थी तो उसने फूल की कली पर अपने तेज पंजे मारते हुए छलांग लगा दी। झोऊ वेन की टिप्पणियों के आधार पर बुद्ध हॉट लोट स्वयं बहुत शक्तिशाली नहीं था। भले ही यह एक पौराणिक चरण का प्राणी था, उत्परिवर्तित कंकाल चींटी के पास ताकत और प्रतिभा कौशल के आधार पर अपनी कली को तोड़ने का मौका था। बुद्ध हृदय कमल के ठीक सामने उत्परिवर्तित कंकाल चींटी के साथ बुद्ध हृदय कमल ने अचानक अपनी पंखुड़ियों को एक विचित्र मुंह की तरह फैलाया और अपने हमलावर को निगल लिया। फिर पंखुड़ियां सिकुड़ गईं और एक बंद कली में बदल गईं। लगभग उसी समय झोऊ वेन ने सिस्टम में उत्परिवर्तित कंकाल चींटी की मृत्यु की सूचना देखी। दरअसल जब पंखुड़ियां फिर से खुली तो उत्परिवर्तित कंकाल चींटी कहीं नहीं दिखी। उसकी हड्डियों का कोई अवशेष नहीं था। कितना भयानक बुद्ध हृदय कमल है। झोऊ वेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी के बिना झोऊ वेन के पास बुद्ध हॉट लोट्स को मारने का प्रयास करने के लिए कमल तालाब में प्रवेश करने की क्षमता का अभाव था। हालांकि उसके साथी जानवर को खेल में पुनर्जीवित किया जा सकता था, इसे केवल रक्त रंग वाले अवतार के साथ ही पुनर्जीवित किया जा सकता था। इसका मतलब ये भी था कि जब झोऊ वेन ने रक्त की एक बूंद के साथ रक्त रंग के अवतार को पुनर्जीवित किया तो उसका साथी जानवर भी पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन चूंकि रक्तरंजित अवतार अभी भी जीवित था, उसे बिना कुछ लिए मृत्यु के लिए भेजना काफी बर्बादी होगी। ली जुआन ने उसे जो नक्शा दिया था उसे देखते हुए उसने रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया और उसे सेना द्वारा बनाए गए प्रतिबंधित क्षेत्र में भेज दिया। चूंकि मृत्यु आवश्यक थी, इसलिए वह रहस्य का पता लगाने के लिए भी जा सकता था। प्राचीन, अंधेरे और नम भूमिगत बुद्ध शहर में हर जगह ढहती हुई दीवारें थीं। जमीन पर ढेर सारी रेत और बजरी भी बिखरी हुई थी। जब झोऊ वेन मानचित्र पर प्रतिबंधित क्षेत्र के पास पहुंचा तो उसने एक पत्थर का पुल देखा। विशिष्ट पत्थर के पुलों में पुल की रेलिंग पर फूल, घास, पक्षी या जानवरों के पैटर्न होते थे। लेकिन इस पुल पर कई रंग बिरंगी उड़ती हुई परियां थीं। वे युवा महिलाओं के रूप में थे और नृत्य करते समय उनके कपड़े आकाश में लहरा रहे थे। ये बेहद खूबसूरत नजारा था। मानचित्र से इसकी तुलना करते हुए झोऊ वेन ने तुरंत पुष्टि की कि प्रतिबंधित क्षेत्र पुल के ठीक बाद था। पुल के दूसरी तरफ जवानों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। झोऊ वेन केवल गेमिंग करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में ज्यादा आशंकाएं नहीं थीं। उसने पुल पर कदम रखने के लिए रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया। उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला, यह एक बेहद सामान्य पत्थर का पुल लग रहा था। रक्त रंग का अवतार आसानी से पार हो गया और दूसरी तरफ पहुंच गया। पुल के पार इसका मूल स्वरूप अब पहचाना नहीं जा सका। दोनों तरफ बोल्डर भर गए, जिससे चट्टान के बीच एक संकरा रास्ता बन गया जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त था। पथरीले रास्ते के अंत में आग की लपटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। ये संभवतः कोई रोशनी देने वाली वस्तु थी, जैसे अग्नि मशाल या तेल का दीपक। झोऊ वेन ने रास्ते का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर उसने रक्त रंग के अवतार को अंदर चलने और प्रकाश की ओर जाने के लिए नियंत्रित किया। मार्ग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था और तब झोऊ वेन को एहसास हुआ कि उसके पैरों पर पत्थर की सीढ़ियां थीं। हालांकि कीचड़ और मलबे के कारण सीढ़ियां छिप गई थीं। कुछ देर चलने के बाद उसे बाहर पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। सैकड़ों मीटर चलने के बावजूद उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। हालांकि उसने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी और वह अपने नीचे की पत्थर की दीवारों और सीढ़ियों को देखता रहा। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इसके बजाय धधकती रोशनी धीरे धीरे साफ हो गई। इसके साथ वह मुश्किल से एक भव्य प्रवेश द्वार बना सका। प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका थी जो काफी पुरानी और क्षतिग्रस्त थी। लाल रंग लगभग फीका पड़ चुका था और पाठ पहले से ही बहुत धुंधला था। इतनी दूरी पर यह देखना असंभव था कि शब्द क्या थे।
झो वेन ने प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया। कुछ ही समय बाद अंततः उसने ये शब्द देखे, छोटा बुद्ध मंदिर। लघु बुद्ध मंदिर क्या है? झो वेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसने भव्य बुद्ध मंदिर के बारे में तो सुना था, लेकिन छोटे बुद्ध मंदिर के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। जब वह सोच में था, उसने अचानक देखा कि गेम स्क्रीन काली हो गई है। स्पष्ट रूप से रक्त रंग का अवतार मर गया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ाने लगा। वह पूरे समय रक्तरंजित अवतार को देखता रहा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। पुनर्जीवित होने के लिए अपना खून टपकाने के बाद उन्होंने रक्त रंग के अवतार को भूमिगत बुद्ध शहर में भेजा। उन्होंने कमल तालाब पर पहला पड़ाव बनाया और रक्त रंग के बुद्ध हृदय कमल को जन्म दिया, लेकिन उत्परिवर्तित कंकाल चींटी को फिर से मार डाला। रक्त रंग का अवतार फिर छोटे बुद्ध मंदिर की ओर चला गया, लेकिन प्रवेश द्वार के सामने पत्थर की सीढ़ियों पर एक बार फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। झो वेन ने चौड़ी आंखों से बहुत ध्यान से देखा था, लेकिन वह ये देखने में असफल रहा कि खून के रंग का अवतार उसकी नाक के नीचे कैसे मर गया था। हालांकि झो वेन ने वही भावना साझा की जब रक्त रंग के अवतार की मृत्यु हो गई। उसी क्षण उसे लगा कि उसके सभी अंग अचानक सिकुड़ गए हैं। अध्याय 47 पुनर्मिलन भोजन। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। बेशक उसे पता चला कि जो रक्त रंग के अवतार ने झो वेन को दिया था, असल में उनका कोई अंग भी नहीं है। अजीब, मैंने किसी भी वनस्पति का उद्भव होते नहीं देखा। पत्थर के निशानों में घास का एक कतरा भी नहीं था। रक्तरंजित अवतार की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें सेना का नामांकन है। ये जगह काफी अद्भुत है। झो वेन कमल तालाब और छोटे बुद्ध मंदिर में एक और चक्कर की सोच थी जब वह दरवाजे पर गूंज उठी। झो वेन, आप क्या ऊपर हैं? ली जुबान की आवाज सुनी दी। जब उन्हें पता चला कि आकाश पहले ही जगमगा चुका है। उसने पूरी रात गेम खेला था। समय बहुत तेजी से चला गया। ये खुला है, झो वेन ने कहा। ली हुआन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और झो वेन को जुआ खेलते देखा। इसके अलावा उनकी आंखों के नीचे काले चकले थे और उनके बाल बिखरे हुए थे। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, मुझे मत बताओ कि तुमने पूरी रात गेम खेला। कोई दिलचस्प बात हो तो बताओ, वरना मेरी नींद में खल्ल मत डालो। झो वेन ने अपना फोन रखा हुआ कहा। उसने अभी भी एक छोटी झपकी लेने की योजना बनाई है। पहले नींद उसके लिए आराम का एक रूप थी, लेकिन अब उसे नींद यातना लग गई है। नींद के पक्षाघात का भयानक भय था। इसके अलावा वह अक्सर शैतान की तरह बड़बड़ाहटें सुनता था जो पूरी रात सुपरमार्केट में रहता था। इसका एकमात्र कारण ये था कि झो वेन पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था कि वह इन आत्मा को चलने वाली बड़बड़ाहटों को मंजूरी दे सकती थी और दबाव का सामना कर सकती थी। अगर किसी अन्य व्यक्ति को रोजाना ऐसी यातना खराब मिलती है तो शायद वह पागल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से झो वेन सोना नहीं चाहता था। यही कारण था कि वह बिना सोचे समझे 3 लोगों के साथ खेल खेलने लगा। सनसेट कॉलेज का चार्टरोप्लेट दिवस औसत विश्वविद्यालय से पहले होता है। कुछ ही दिनों में स्कूल आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। अगर कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं हुआ तो हमें पास करने के बाद एक अच्छा शो देखने का मौका मिल सकता है, ली जुबान ने हंसते हुए कहा। कौन सा अच्छा शो? झो वेन ने पूछा। ली जुबान ने अजीब तरह से कहा, मैंने सुना है कि सनसेट कॉलेज के नर टॉप में कई महान मंच के छात्र शामिल थे। उस विशाल बुद्ध हृदय कमल को मारने की उम्मीद में कमल तालाब में गए थे, लेकिन केवल वे ही लगाए जा रहे थे, बल्कि कुछ ने तो अपना जीवन भी खो दिया है। पौराणिक मित्र जानवर। अब वे सभी सक्रिय रूप से उड़ान में सक्षम साथी को खरीदने जा रहे हैं। हमें एक भव्य युद्ध देखने के लिए समय देना चाहिए। सनसेट कॉलेज और सेना के पास एपिक स्टेज के विशेषज्ञ हैं। वे उस बुद्ध हॉट कमल को बेचने के लिए उन्हें अमेरिका क्यों नहीं देते? झो वेन ने आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रश्न पूछे। यदि हर समस्या का समाधान हो तो युवा पीढ़ी का पोषण कैसे होगा? लीग के नियम है कि ये संसाधन हमारे भावी आकोरों के लिए हैं। जब तक ये कुछ विशेष न हो, सेना या स्कूल में हस्तक्षेप न हो। रुकते हुए ली हुआन ने आगे कहा, मैं आपके साथ नाश्ता करने की योजना बना रहा था, लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप शायद कुछ और सोना चाहते हैं। मैं अकेले ही नाश्ता करूंगा। ली हुआन के बाहर चले जाने के बाद झो वेन सो गए। हमेशा की तरह वह जल्दी ही सो गया। नींद का पक्षाघात एक बार फिर हुआ क्योंकि उसके कानों में शैतान जैसी बड़बड़ाहट एक मक्खी की तरह गूंजती रही जिसे वह भगा नहीं सका। झो वेन ने असुविधा और शोर को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। हालांकि वह पहले की तरह गहरी नींद नहीं सो पा रहा था।
करीब 5 घंटे की नींद के बाद फोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि उसका मन बहुत अधिक स्पष्ट हो गया है। फैंग रुओक्सी। जो वेन ने कॉल करने वाले का नंबर देखा और आश्चर्यचकित रह गया कि यह फैंग रुओक्सी था। जो वेन, बहुत दिनों से नहीं देखा। मैंने सुना है कि आपने सनसेट कॉलेज में आवेदन किया था। क्या वह सच है? हाँ, महान। फैंग रुओक्सी ने राहत की सांस ली। आपका क्या मतलब है? जो वेन को नहीं पता था कि फैंग रुओक्सी क्या कर रहा था। ये कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी कुछ और करना है। अलविदा। फैंग रुओक्सी की आवाज बहुत खुश लग रही थी और उसने अलविदा कहने के बाद फोन रख दिया। ये लड़की पागल है। जो वेन ने अपने फोन की ओर देखा और अवाक रह गया। जैसे ही उसने अपना फोन नीचे रखा, फोन फिर बज उठा। इस बार ये झो लिनफेंग था। पापा। झो वेन ने फोन उठाया। बेटा, क्या तुम अब लुओयांग में हो? हाँ। क्या चल रहा है? झो वेन को एक अशुभ एहसास हुआ। लिटिल लेन आपको भोजन कराना चाहती है। आइए एक पुनर्मिलन करें, झो लिनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये संभवतः आपकी ओर से अच्छा है, इसलिए बैठक के लिए बाध्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? झो वेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, हम भविष्य में एक परिवार होंगे। एक दूसरे को जानना ही सही है। इसके अलावा लिटिल लैन वास्तव में आपसे मिलना चाहती है। आओ अपने पिताजी के कारण भोजन करो। झो लिनफेंग ने हार मानने का कोई इरादा नहीं दिखाया। झो वेन ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, फिर ठीक है। समय और स्थान क्या है? जगह ढूंढना आसान नहीं है। आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को बुला लूंगा। झो वेन ने एक संबोधन दिया। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि यह ली हुआन का स्थान था और केवल पास की सड़क का नाम बताया। ठीक है, वहां प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को बुला लूंगा। इतना कहने के बाद झो लिनफेंग ने फोन रख दिया। झो वेन को नहीं पता था कि उसकी सवारी कब आएगी, तो वह बस इतना कर सकता था कि बिस्तर से उठे, नहाए और बाहर निकल जाए। वह निर्धारित सड़क पर पहुंचा और जब उसे कोई नहीं दिखा तो वह खेलने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। इस बार झो वेन ने अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी में पीसना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने चींटी का घोंसला चुना। वह देखना चाहता था कि क्या अब उसके पास सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को मारने का मौका है। इससे पहले कि वह कुछ पाता, उसने अपने पास एक वाहन के रुकने की आवाज सुनी। यह एक जीप थी। जब झो वेन ने ऊपर देखा तो कार के बाहर एक लंबा बर्फ सफेद पैर फैला हुआ देखा। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। एनजिंग। झो लिनफेंग को यह उम्मीद नहीं थी कि एनजिंग उसे लेने आएगा। वह कुछ हद तक अचंभित था। एनजिंग ने झो वेन के फोन को देखा और जब उसने स्क्रीन पर गेम चलता देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। फिर उसने उसे आकार दिया और उदासीनता से कहा, आपने सनस्ट्रैफ कला की खेती नहीं की। मैं तुमसे पूछने ही वाला था। मैंने अपने पिता से पूछा और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे सनस्ट्रेफ आर्ट नहीं दिया। झो वेन ने एनजिंग से कहा, जब उन्होंने खेल छोड़ने से पहले खून के रंग के अवतार को एक सुरक्षित कोने में नियंत्रित किया। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सनस्ट्रैफ आर्ट दिया था, एनजिंग ने कार में बैठने से पहले ठंडे भाव से कहा। बिना पीछे देखे उसने पूछा, क्या आप अंदर नहीं आ रहे? झो वेन ने कभी नहीं सोचा था कि एनजिंग इतना सीधा होगा। वह क्षण भर के लिए अनिश्चित हो गया कि क्या वह सच बोल रही है। हालांकि चूंकि वह यहाँ थी और वह मिलने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके वापस लौटने का कोई कारण नहीं था। झो वेन ने कार का दरवाजा खोला और यात्री की सीट पर बैठ गया। मैं इससे तुम्हें वापस कर रहा हूँ। झो वेन ने सनस्ट्रेफ आर्ट के साथ यूएसबी डिस्क सौंपी। खोए हुए अमर सूत्र की खेती के बाद कोई अन्य आदिम ऊर्जा कला उनके शरीर में काम नहीं कर सकी। इसकी प्रामाणिकता के बावजूद यह उसका पहले से ही अर्थहीन था। अध्याय 48, सौतेली माँ। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। अपना सिर कुचले बिना आगे बढ़ते हुए एनजिंग ने कहा, मैं जो चीजें हूं उन्हें कभी वापस नहीं ले सकता। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं और इसे फेंक सकते हैं। झो वेन ने डिस्कवरी को अपनी जेब में और अंदर रख लिया। इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, इसलिए एनजिंग में रिटर्न की कोई बर्बादी नहीं थी। हालांकि उसे सनस्ट्रैफ आर्ट की सत्यता का पता नहीं था। ये वैसा ही था जैसा एनजिंग ने कहा था, वह इसे हटा सकता है। पूरी यात्रा मौन थी और जल्द ही वे अपने लक्ष्य पर पहुंच गए थे। झो वेन को ली हुआन का विला बेहद आलीशान लगा, लेकिन जब उसने अपनी मंजिल देखी तो उसे एहसास हुआ कि बंगले का मतलब क्या होता है। ये स्वयं एक वैज्ञानिक था। एनजिंग ने एक शानदार और खूबसूरत पेंटिंग को पार किया।
आधुनिक शैली की इमारतों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके आसपास के बगीचों से पूरी तरह मेल की दुकानें थीं। कंट्रास्ट पूरी तरह से एक प्रोटोटाइप डिजाइनर का काम था, स्पष्ट रूप से। एक 3 इमारतों के सामने एनजिन ने कार रोकी और झो वेन को मुख्य दरवाजे से सीधी इमारत में ले जाया गया। जैसे ही वह फोर में हार गई, उसने एक वयस्क सुंदर महिला को झो लिनफेंग के साथ मिलकर पर बैठा देखा। उसने महिला का आकार देखा और पाया कि वह उस तस्वीर से मिलती जुलती थी जो झो लिनफेंग ने उससे निकली थी। वह संभावित रूप से ओयुयांग लैन थी, लेकिन वास्तविक जीवन में वह अधिक सुंदर और अधिक सुंदर दिखती थी। वह ऐसी लग रही थी मानो वह केवल 30 के आसपास हो। हेलो अंता, झो वेन ने स्थापित किया। सबसे पहले, वह झो लिनफेंग को कठिन स्थिति में नहीं देखना चाहती थी। दूसरा, वह ये स्पष्ट करना चाहता था कि वह अपनी मां के समान व्यवहार न करे। छोटी वेन, तुम यहाँ हो। आप अपने से भी खूबसूरत खूबसूरत दिखने वाले हैं। आपका रंग रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे पास कुछ नयान सूप मसाला है। आपके पास बाद में कुछ होना चाहिए। इससे मदद मिलती है। ओयांग लैन खड़ा हो गया और झो वेन का हाथ उसे खींचकर निकेल पर ले आया। धन्यवाद चाची। हालांकि झो वेन का ईक्यू कम था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि ओयांग लैन के अच्छे सपने को ठीक कर दे। उसे बस इसे हर किसी के लिए अजीब बनाने से रोक दिया गया था। वह बस इतना चाहती थी कि यह भोजन समाप्त होने से पहले खेल में वापसी करे। वह देखना चाहता था कि वह चांदी की दीवार वाली उड़ने वाली चींटी को क्या मार सकता है। ओयांग लैन स्पष्ट रूप से बहुत उच्च ईक्यू वाला व्यक्ति था। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, उन्होंने बहुत सहजता से ऐसा किया कि वे एक दूसरे से मिले थे। झो वेन ने मूल रूप से कल्पना की थी कि झो लिनफेंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास गेब का उपहार था, लेकिन जब ओयांग लैन के साथ उसके पिता कुछ हद तक लकड़ी के नीचे दिखाई दिए, बसते झो वेन को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कुछ ताज़ा खुरमा हैं जो पहले मारे गए थे। लिल जिंग, आप उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें आजमाएं। वे मधुर हैं। जब ओयांग लैन को एहसास हुआ कि उसने एनजिन को अंतिम रूप दिया है, तो उसने व्यक्तिगत रूप से एनजिन को एक रसीला, आकर्षक खुरमा पेश किया। एक जेन ने इसे लिया, इसे छीनकर खोला और काट लिया। ये शैली बहुत मीठी थी। यहाँ एक और ले लो। एनजिन को इसे देखते हुए ओयांग लैन ने उसे एक और प्रस्ताव की पेशकश की। एनजिन ने खुरमा लिया और झो वेन पर नजर डाली। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह उसका मन पढ़ सकता था। ये आप ही कहते हैं असली माँ। एनजिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ओयांग लैन ने झो वेन को कोई खुरमा नहीं दिया था जो उसके पास रखा गया था। झो वेन को कोई लालच नहीं था। ओयांग लैन शुरुआत में एनजिन की माँ थी। उस पर प्यार करना सामान्य बात थी, इसलिए उसकी प्यास बुझाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा परिवार का हिस्सा बनने की उनकी कोई योजना नहीं थी, इसलिए उनके मन में विचार का कारण भी कम था। जब ओयांग लैन और झो वेन बातें कर रहे थे, एक बटलर आया और उससे कहा, मैडम, खाना तैयार है। हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। आप एसोसिएट होंगे। सुनिश्चित करें कि आपके पास बहुत कुछ है। ओयांग लैन ने झो वेन को भोजन कक्ष में खींचा और उसे अपने पास रखा। एक जिन केवल कहीं दूर बैठाया जा सकता था। ट्रिपल के महीनों को देखकर, जो गंध और दिखने में गलतियां थीं, उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ व्यंजन कभी नहीं देखे थे। हालांकि वह उनसे विशाल झींगा मछली की पहचान करने में सक्षम था। समुद्री तूफानों के बाद अधिकांश समुद्री तूफानों में बदलाव आ गया। वे जीव उत्परिवर्तित हो गए, इसलिए समुद्री भोजन बहुत दुर्लभ हो गया। लॉबस्टर ऐसी बेकार जगह के बारे में जहां झो वेन ने केवल इतिहास की कहानियां, जैविक शास्त्र और इंटरनेट पर पढ़ा था। उसने पहले कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, खाना तो दूर की बात थी। राक्षस गाइड शहर में ऐसा था जो चारों ओर से पकड़ लिया गया था। समुद्री भोजन खाने का लगभग कोई मौका नहीं था, इतने बड़े झींगा मछली का तो जिक्र ही नहीं। ये लॉबस्टर आज सुबह हवाई मार्ग से निकल गया। मैंने इसे स्वयं तैयार किया। ओयांग लैन ने कहा, लिल जिंग को ऐसे लॉबस्टर सबसे ज्यादा पसंद है। चूंकि केवल एक लॉबस्टर था, झो वेन ने कल्पना की कि ओयांग लैन ने एक संकेत के रूप में ऐसा कहा था कि उसे लॉबस्टर के लिए एनजिंग से नहीं लड़ना चाहिए। जब एनजिंग ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके बर्फीले रूप ने आखिरकार एक मुस्कुराहट पैदा कर दी क्योंकि उसने फिर से झो वेन को उत्तेजक रूप से देखा। हालांकि अगले ही पल ओयांग लैन ने उदास दृष्टि से कहा, हालांकि झींगा मछली जैसे समुद्री भोजन को खुरमा के साथ नहीं खाया जा सकता है या ये दस्त का कारण बनेगा। गंभीर मामलों में ये भोजन विषाक्तता का कारण भी बन सकता है। एक जिन ने अभी खुरमा खाया है, इसलिए लिटिल वेन आपके पास लॉबस्टर होना चाहिए।
मेरे पाक कौशल का स्वाद लीजिए। ऐसा कहने के साथ ओयांग लैन ने झो वेन को लॉबस्टर परोसा। तुरंत एन जिन, जो अपने लिए झींगा मछली लेने के लिए तैयार थी, भयभीत हो गई। झो वेन ने भी सदमे की नजर रखी। ये नामांकित किया गया था, निश्चित रूप से राष्ट्रपति। झो वेन को विश्वास था कि ओयांग लैन ने राष्ट्रपति एन को खुरमा की पेशकश की थी। ये स्पष्ट रूप से एक जाल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि झो वेन को यह अजीब लगा। ओयांग लैन के पास इतनी उच्च पारिस्थितिकी होने और प्लेट पर इतने सारे खुरमा होने के कारण कोई रास्ता नहीं था कि एन जिंग ने उन्हें अकेले ही खत्म कर दिया, तो पूर्व में उन्हें एक की प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिली। वह क्लासिक एन जिंग की मां क्या है। जैसे ही झो वेन ने खूबसूरत लड़की खूबसूरत ओयांग लैन को देखा, उसका मन भीग गया। फिर भी ओयांग लैन ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। यदि कोई उन्हें नहीं जानता तो उन्होंने कल्पना की थी कि ओयांग लैन झो वेन की असली मां तब थी जब एन जिंग अपने पति की पिछली शादी से सौतेली बेटी थी। एन जिंग की अभिव्यक्ति गिर गई, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनका पालन पोषण अच्छा हुआ था। स्याही वह इतनी भी व्यथित क्यों नहीं हो, वह आवेश में नहीं आई। प्रतीक्षा करने तक उसने भोजन समाप्त कर दिया। हालांकि उनका मूड बहुत खराब था, जिसके कारण उन्हें भूख कम लग रही थी। आज झो वेन ने एक अतिथि के रूप में घर में गहराई से अनुभव किया जैसा महसूस करना और घर वापस आने की भावना का क्या मतलब है। हालांकि सामाजिक आरोप के मामले में वह धीमा और दूर था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ओयांग लैन से इनकार करना मुश्किल था। यहाँ तक कि वह अपने साथ अपने पार्टनर को डाक करने की भी इच्छा महसूस कर रही थी। लिटिल वेन, मैंने सुना है कि स्टार सनसेट कॉलेज में दाखिला लिया गया है। ये कठिन होगा, है ना? विदेशी छात्रों के लिए सनसेट कॉलेज में प्रवेश पाना आसान नहीं है। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए यह उपहार के रूप में एक उपहार है। भोजन के बाद जब झो वेन फेयरवेल की तैयारी चल रही थी, ओयांग लैन ने झो वेन को एक कार्ड दिया। उन्होंने मूल रूप से कल्पना की थी कि यह एक क्रेडिट कार्ड या ऐसा ही कुछ था। जैसे ही वह इसे ठीक करने वाला था, उसने ओयांग लैन को ये कहते हुए सुना, ये सनसेट कॉलेज के लिए एक कमरे का कार्ड है, एकल कक्ष। मैंने लिनफेग से सुना है कि आप कुछ शांति और शांति का आनंद लेते हैं, इसलिए मैंने कार्ड से आपके लिए एक तैयारी करने को कहा था। टोकरा पास करने के बाद नंबर के साथ घरों में सामान। मेरा ये सा छोटा उपहार स्वीकार करना होगा। मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैंने इस उपहार के बारे में और भी बहुत कुछ बताया है, विचार नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद चाची, मुझे यह उपहार बहुत पसंद है। झो वेन ने इसके बारे में सोचा और उपहार स्वीकार कर लिया। यह ओयांग लैन की सहमति का संकेत था, इसलिए उसने इसके बारे में विरोध करने को तैयार नहीं किया था। एक शयनगृह कार्ड ज्यादा नहीं था और एक कमरा वास्तव में झो वेन के लिए था बहुत उपयोगी था। ओयांग लैन के उपहारों ने झो वेन की प्रतिधारणा और अनुकूलता को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि उसके उपहारों से उसे भी अच्छा लगा। वह एक विचारशील व्यक्ति थे। वैसे भविष्य में मुझे एंटीक मत कहना। क्या मैं इतना बुरा हूँ? भविष्य में मुझे सिस लैन ने बुलाया, ओयांग लैन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। झो वेन को एहसास हुआ कि उसने एंटी शब्द का उच्चारण स्पष्ट रूप से किया था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह इस तरह के सिद्धांत पर विचार कर रही थी।